वेलकम टू स्टडी विद एनकेआर। फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे आज सीटेट 2019 उत्तर प्रदेश शिक्षण पात्रता परीक्षा का व्याख्या करेंगे। क्लास 8 to 6 to 8 है, जिसमें हम लोगों ने पिछले सेशन में बाल विकास एवं शिक्षण विधि पढ़ लिया था। टोटल 30 क्वेश्चंस। तो अब हम पढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से, जिसमें दिया है हिंदी। क्या दिया है? हिंदी दिया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विथ एनकेआर को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि मिट्टी का माधव होने का क्या अर्थ है? तो मिट्टी का माधव होने का अर्थ है कि बहुत मूर्ख होना। क्या अर्थ होगा? बहुत ही मूर्ख होना। कुछ अन्य मुहावरे इस प्रकार से हैं, जैसे काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन होना, औंधी खोपड़ी का होना। अर्थात ये सब का अर्थ क्या होगा? तो इस सब का अर्थ होगा कि बहुत ही मूर्ख होना। क्या होगा? बहुत ही मूर्ख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तद्धति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत्धन तद्धति तत्धन तद्धित। तो तत्धन धित क्या दिया है देखते हैं। तो इसमें दिया है कि तद्धति का हो जाएगा तत्धन हित। क्या होगा? तत्धन हित तद्धति होगा, जिसमें व्यंजन संधि है। इसमें वर्गों के अंतिम वर्णों को शेष वर्णों के ह आए तो ह वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण में बदल जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ग का तृतीय वर्ण में बदल जाता है। जैसे उतधन उद्धत हो जाएगा, उतधन हार उद्धार होगा और वाग्धन हरि वाघरी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उद्गिन। उद्गिन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्गिन का हो जाएगा उत्धन दिन। उद्गिन हो जाएगा, उद्धन विघ्न हो जाएगा, उद्धन विघ्न होगा, उद्गिन हो जाएगा। उद्गिन का सही संधि विच्छेद व्यंजन संधि है। क छ ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो य र ल व या कोई स्वर आए तो कच त प के स्थान पर ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। कच तब आए तो उसके बाद कोई वर्ण आए तो तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो य र ल व या कोई स्वर आए तो कचटब के स्थान पर ही अपने वर्ग का तीसरा वर्ग हो जाता है। जैसे क दिग्धन गज दिग्गज, सत धन वाड़ी सदवाड़ी, वाक धन जाल वाकजाल। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो ये कौन सा इसमें अलंकार होगा? तो इसमें अलंकार होगा रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। क्यों रूपक अलंकार होगा? तो जब ये इसमें रूपक अलंकार होगा जब उपमा तब होता है जब इसमें सा सी से समानता प्रकट की जाती है, और रूपक तब होता है जब समानता तो प्रकट की जाए लेकिन डायरेक्ट जो है वो समानता प्रकट की जाती है इसमें। तो इसमें देख लेंगे कि इसमें अंबर उपमेय है और पनघट उपमान का तारा, उपमेय पर घट उपमान तथा उषा उपमेय पर नागरी उपमान का अभेद आरोप है। अतः इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्या होता है कि उपमेय और उपमान में अंतर करना स्पष्ट न हो। ठीक है, कोई भी अंतर न हो, डायरेक्ट कहा जाए कि ये है, ये है। जैसे पनघट और तारा, अंबर और पनघट, अंबर को पनघट बताया जा रहा है और तारा को उषा नागरी से संबंधित ये है। नेक्स्ट चलते हैं कि बिन घन श्याम धाम ब्रज मंडल में ऊधो नित बसती बहार वर्षा की है। तो बिन घन श्याम धाम, तो यहाँ पर धाम 2 बार आया है। तो 2 बार आया है
तो यहाँ पर श्लेष अलंकार बताया जा रहा है। और श्लेष अलंकार कैसे है, तो उक्त पंक्ति में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के लक्षण के अनुरूप घनश्याम शब्द के एकाधिक अर्थ हैं। इसका एक अर्थ है श्री कृष्ण एवं दूसरा अर्थ बादल है। अतः यहाँ पर घनश्याम शब्द के दो अर्थ देने के कारण श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? तो एक वचन और दोनों बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। तो बेटा का बेटे हो जाएगा, बालिका का बालिकाएं हो जाएगा, लड़का का लड़के, मुनि का मुनिया मुने नहीं, ये मुनि का जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तत्सम और तद्भव का कौन सा सही युग्म है? तत्सम और तद्भव का, तो कराहट का कड़ाह लिखा है, कुची का कोख और अष्ट का आठ, कपित्थ का कैथा लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सही युग्म हमारा कुची का कोख हो जाएगा। तत्सम तद्भव का सही दृष्टि से सही युग्म है। अन्य विकल्प असंगत है। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहते हैं तथा अशुद्ध शब्दों को तद्भव हम लोग कहते हैं। कड़ाह का कटाह होगा तत्सम, कैथ का कपित्थ होगा और आठ का अष्ट होगा। इसमें अष्ट का आठ दिया है, जबकि अष्ट का आठ दिया है, जबकि अष्ट होना चाहिए। इसमें कपित्थ का कैथ होना चाहिए, कैथा दिया है। और इसमें कटाह का कड़ाह होगा, लेकिन इसमें करहाट दिया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में उसके उपसर्ग के निर्देश अशुद्ध हैं। तो निम धन अंजित, निमंजित, निधन खरा, निखरा और अध धन सेरा, अधसेरा, उत धन ग्रीव, उदग्रीव। तो इसमें से ये जो है ये गलत है कि निम धन अजित, ये निमज्जित होगा। ये शब्द जो है उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। इसका शुद्ध शब्द निधन मज्जित होगा, तब निमज्जित होगा। अतः नहाया हुआ। उपसर्ग शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर के उसके विशेष अर्थ प्रकट करता है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 है, जैसे अति है, अनु है, अभि है, उप है, ये सब 10 हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? जिसमें कारक चिन्ह आते हैं उसी को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दौड़ धूप, मधुमक्खी, पीतांबर, त्रिभुवन। तो इसमें त्रिभुवन तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा, ये भी बहुव्रीहि होगा। मधुमक्खी जो है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि मधु की मक्खी से शब्दों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। जैसे पीतांबर का पीला अंबर हो, जिसका अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास होगा। त्रिभुवन का तीन भुवन का संसार, भुवन अर्थात संसार, ये द्विगु हो जाएगा। और दौड़ धूप, तो दौड़ या धूप और या अर्थ आता है तो इसमें द्वंद्व हो जाता है। क्या हो जाता है? द्वंद्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि सिर पर सवार होना अर्थात पीछे पड़ना, बाधक होना, भाग जाना, मरने मारने पर उतारू हो जाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि सिर पर सवार हो गया है, एकदम उसका भूत जो है वो सिर पर सवार हो गया है। मरने और मारने के लिए वो मारने और मारने पर उतारू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग जाना अर्थात 9 2 11 हो गया। मरने मारने पर उतारू होना, जान पर खेलना, सिर पर सवार हो जाना। और बाधक होना तो रास्ते का कांटा होना, रास्ते का
खाटा होना अर्थात बाधक होना। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह जो है ये वह बहुत अच्छा लड़का है। तो वह किसको दिखा रहा है? तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम को दिखा रहा है। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय कुछ इस प्रकार से है। बहुत क्या है? बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि बहुत अच्छा है, विशेषण अच्छा है, गुणवाचक विशेषण, और इसका ये विशेषता बता रहा है, इस बहुत अच्छा ये बता रहा है बहुत, तो इसलिए ये प्रविशेषण है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, विशेष्य है, और है एक सहायक क्रिया है। नेक्स्ट है कि मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। इसमें कौन सा विशेषण है? तो सुख जो है ये क्या है? विशेषण है, और सुख एक प्रकार का ये गुणवाचक है या परिणामवाचक, तो परिणामवाचक लिख रहा है। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। इस वाक्य में पूरा शब्द परिमाणवाचक है, विशेषण है। यह परिमाण या मात्रा बताने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत अच्छा, इसमें पूरा पूछा था क्या? इसमें कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक बता रहा है, जिसके अंतर्गत मूर्त एवं अमूर्त दोनों ही संज्ञाएं शामिल होती हैं। यह संज्ञा की निश्चित व अनिश्चित मात्रा को बताता है। प्रश्नोत्तक वाक्य में सुख भाववाचक अमूर्त संख्या है और पूरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? तो दांत और जीभ के तो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले को दंत्य कहते हैं। और दंत्य कौन से होते हैं? त थ द ध न, ये दंत्य होते हैं। ठीक है। दंतोष्ठ क्या होता है? दंतोष्ठ में एक ही वर्ण होगा जिसको हम याद कर लेंगे, दंतोष्ठ हुआ। कंठोष्ठ ओ होता है। और मूर्धन्य क्या होता है? तो मूर्धन्य में ये रिटर षणाम मूर्धा होता है, अर्थात ली ट ठ ड ढ और री र और स होता है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ध्वनियों को निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो इचियस तालु सही है। तो दंत सही है। ह कंठ सही है। और म ये उपोष्ठ उपोष्ठ प फ ब भ म ये मंगलम, तो ये भी सही है। लेकिन अब इसमें कह रहा है कि महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और सघोष, इसमें चेक करना है। तो हम देख लेंगे कि ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है कि च एक कौन सा इसमें बोल रहा है कि अशुद्ध है। तो अशुद्ध ये तालव्य महाप्राण अशुद्ध है, क्योंकि च तालव्य ध्वनि तो है परंतु यह महाप्राण न होकर के एक अल्प प्राण ध्वनि है। शेष ध्वनि एवं संबंध विवरण शुद्ध है। नेक्स्ट है कि बाण का पर्यायवाची नहीं है। बाण का पर्यायवाची नहीं है, तो बाण का पर्यायवाची विशिख भी होता है, सेलीमुख भी होता है, आशुक भी होता है, लेकिन सारंग जो है वो शेर का होता है, न कि बाण का। तो यहाँ पर देखेंगे कि बाण का पर्याय सारंग नहीं है। शेष ये अशुभ, सिलीमुखी, विशिख बाण के पर्यायवाची हैं। सारंग का पर्यायवाची रंगीन, सुंदर, रसीला, सूर्य, चंद्रमा, हाथी, हंस, हिरण, कोयल, ये सब सारंग के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? उपचारात्मक शिक्षण, तो उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक परीक्षण है। क्या है? निदानात्मक परीक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक परीक्षण होता है। निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत अधिगम अयोग्यता के कारणों की पहचान की जाती है और उपचारात्मक शिक्षण के कारणों को हटा करके समस्या का समाधान किया जाता है, और पहचानने बिना उनका हटाया जाना संभव नहीं आता। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक परीक्षण है। नेक्स्ट है आयोगवाह कहा जाता है। तो आयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। और विसर्ग में क्या आते हैं? तो विसर्ग में अंग और अह
ये दोनों क्या है? ये दोनों आयोगवाह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और इसे आयोगवाह किसने कहा है? तो किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। नेक्स्ट है कि इसे सम्मिलित करना है तो सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, रामचरितमानस, तुलसीदास, सूरसागर सूरदास और भक्तमाल नाभादास हो जाएगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 49 नंबर की, निम्न में से भाववाची का उदाहरण है। उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो ये दोनों जो है ये भाववाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? और अनुस्वारपूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है और अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से ज़्यादा निकलती है। तो यमंगलम यमंगलम। तो इसमें से 1 और 2, 1, 2 और 3 तीनों बातें सत्य है कि नाक से बहुत कम सांस निकलती है, मुंह से अधिक निकलती है। नेक्स्ट है, ये निर्देश गद्यांश दिया है और इससे आधारित प्रश्न अब होगा। टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं। कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता, वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद का अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेयस्कर मानी गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा 51 नंबर की, कला और जीवन अन्योन्याश्रित का तात्पर्य क्या है? तो ये एक दूसरे पर आश्रित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? तो यह ऑप्शन नंबर डी, जो जीवन उपयोगी कला हो उसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। नेक्स्ट है कि ये पद्यांश दिया है और इसका हमें पढ़ करके बताना है। तो श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अन्न नयन नयन बिनु पानी। इस पद्य में कौन सा भाव है? तो श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अननयन नयन बिनु पानी। तो इसमें मधुर भाव है। कैसा भाव है? तो इसमें मधुर भाव है। नेक्स्ट है कि यह पद्यांश किस कवि का है? तो पद्यांश जो है वो है तुलसीदास का। किसका है? तुलसीदास का है और रामचरितमानस के बालकांड से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक किसी स्थान का है, अतः स्थान को हम किस रूप में जानते हैं? स्थान को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? तो सुबुद्धि असुबुद्धि, उत्कर्ष अपकर्ष ये तो सही है, आरोह अवरोह ये भी सही है, कीर्ति अपकीर्ति ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है। सुबुद्धि का दुर्बुद्धि होगा। क्या होगा? सुबुद्धि का दुर्बुद्धि होगा। नेक्स्ट है 57 नंबर की, इसे क्या करना है? तो मिलान करना है। तो टेढ़ा वक्र होता है, तरु अर्थात वृक्ष होता है, पटु अर्थात तलवार कृपण हो जाएगा और प्रवीण पटु हो जाएगा। देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है, तलवार का कृपाण हो गया है, टेढ़ा का वक्र, तरु का वृक्ष और पटु का प्रवीण दिया है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य उसमें न पत्ते थे न फूल थे। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राजस्व प्रबंध है। यज्ञ देवता को व्याकरण पढ़ाता है और वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। तो मिश्रित वाक्य कौन सा है? मिश्रित वाक्य ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यों में से मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यह
मिश्रित वाक्य है। यज्ञ देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, सरल वाक्य है। वह चूड़ियाँ उड़ती हुई पहचानता है, सरल वाक्य है। उसमें न पत्ते थे न फूल थे, ये दो बातें हैं कि न पत्ते थे न फूल थे, तो ये संयुक्त वाक्य है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो भीख मांगता चलता है, द्वार द्वार, तो डोर टू डोर। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में अधिकरण कारक है। उपयुक्त वाक्य में द्वार द्वार के बाद कारक चिन्ह पर का लोप हो गया है। अच्छा, पर का लोप हो गया है, द्वार द्वार पर भीख मांगता है, इसीलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। नेक्स्ट है आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आयुष्मान, आयुष्मान का आयुष्मती, आयुषी नहीं होगा, आयुष्मयी नहीं होगा, आयुष्मयी नहीं, आयुष्मती होगा। जैसे भगवान का भगवती होता है, इसी तरह से आयुष्मान का आयुष्मती होगा। देव का देवी होता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पार्ट इंग्लिश होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। इंग्लिश तो हम नहीं करेंगे क्योंकि संस्कृत करेंगे सेकंड लैंग्वेज में। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।